हाँ, अभी आ रही है आवाज? हेलो, अभी आ रही है आवाज? हाय अभिषेक, हाउ आर यू? सो कैसे हो आप लोग? हाय अंकित, हाउ आर यू? क्यों, क्या हो गया ईशा? आपने मेडिसिन वगैरह लिया? प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, बी रेडी, बी केयरफुल, अपनी हेल्थ का जरा ध्यान रख दीजिए। क्लाइमेट बहुत गंदा चल रहा है। क्योंकि मतलब ये जो है रेन आ रही है नहीं आ रही है। एक्चुअली वी नीड अ रेन, मतलब बारिश की हमको सबको ज़रूरत है। बट क्या कहे कि पता नहीं क्या है, मतलब बारिश जो है जितनी लिमिट में हमारे पास गिरनी चाहिए वो लिमिट में हमारे पास नहीं आ रही है। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ ही रही है। वी ऑल आर फेसिंग अबाउट इट, वी ऑल आर फेसिंग। लेट्स सी कैसा क्या होता है क्या नहीं होता है। और आप लोग सुनाओ। मैं अपनी फाइल ओपन कर रही हूँ जब तक। बी रेडी। होप सो के टैक्सेशन का आपको जो पार्ट था जितना मैंने कराया वो सब एक अंडरस्टैंड है। अब हम आगे के जो देखने जा रहे हैं उसको प्रैक्टिकल चीज़ों में भी हमको देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कि कंप्लीट कर लिया एंड ऑल दिस थिंग। ओके, सो ऐसा नहीं है। हमको हर एक चीज़ को प्रॉपरली टाइम देके हर एक चीज़ें मैनेज करके चलनी है। तो लेट्स सी कि हम कितनी चीज़ें कैसे कर पाते हैं और क्या चीज़ें जैसे जैसे मैंने प्लान किया है वैसे वैसे मैं आप लोगों के पास दे ही रही हूँ। और let's see, hope के everything will be fine और we will inshallah do the best our thing। अभी ऑफ क्यों है अभी? हाँ, ब्लैक शो हो रहा है मुझे भी, मेरे मतलब मोबाइल पे मैं जब चेक कर रही हूँ तो मोबाइल पे ब्लैक ही दे रहा है। एक मिनट अभी ऑन करके देखो। मेरे ख्याल से वहां से कुछ इशू है क्योंकि कल भी मुझे ऐसा लगा मेरी तरफ से इशू है। मैंने क्लास का मतलब कैंसिल कर दिया कि क्या हो गया। चलो लेट्स सी, वी विल कंटिन्यू आवर स्टडी। चेक कर लेते हैं हमारा। अच्छा, तो यूनिट वन में हमने सॉरी पार्ट वन में देखा था टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कि जीएसटी का मतलब मीनिंग क्या होता है, जीएसटी के टाइप क्या होते हैं। आपको जीएसटी कैलकुलेशन करने वगैरह नहीं आता है, सिर्फ आपको जीएसटी का कंटेंट पूछा जाता है। ये सब में सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, सब में सिंपल यूनिट हो जाता है। और इसके अंदर हम लोगों को इनकम फ्रॉम पर्सन यानी इंडिविजुअल की सैलरी के हिसाब से कौन कौन से एटीज के हिसाब से डिडक्शन का इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर वो पर्सन सैलरी कर रहा है तो उसको 80 डी में क्या बेनिफिट है, 80 सी में क्या बेनिफिट है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन 30% जो हम लोग को डिडक्शन की वैल्यूएशन मिल जाती है कि आपको एग्जाम मिल जाता है। तो वो 30% का क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना चाहिए 30% का क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आपका और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या हम इंडिविजुअल हैं, हफ है। उसके बाद हफ के बाद में अगर कोई कंपनी है या कॉर्पोरेट फील्ड है तो उनका कितना कितना क्राइटेरिया, ये सब हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। Now, IT Act 2000, the Information Technology Act 2000 was enacted by the India Parliament in 2000। IT का एक्ट जो था
इनका यानी इनकम टैक्स का जो एक्ट था वो कब लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर 2000 में। इट इज प्राइमरी लॉ इन द इंडिया फॉर मैटर रिलेटेड टू द साइबर क्राइम एंड ई कॉमर्स। यानी ये जो लॉन्च हुआ था ये साइबर क्राइम और ई कॉमर्स के लिए हुआ था। द एक्ट was enacted to give the legal sanction to electronic commerce, electronic transaction to enable the governments also the prevent cyber crime। ये कहाँ से आ गया? एटी का इसमें क्यों दे रहा है? तो इसका ही ओपन कर। चलो इस बहाने आपको ये तो समझ में आ गया आईटी का आपको नो इशू। बट स्टिल हमारा ये सिलेबस नहीं है। हमारा सिलेबस है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का। मे बी हमारी 2025 तक स्लाइड हो चुकी है। मैं एक बार पूरा बोल मतलब थोड़ा थोड़ा बता के रिवाइज कर लेता हूँ। आपका अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो देखो सर्विस टैक्स इज अ पार्ट। हमने सर्विस टैक्स में देखो टैक्सेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडिया मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या चीज हो जाती है। मेरे ख्याल से हमारा नहीं हुआ है। डायरेक्ट टैक्स के बारे में हम पढ़े थे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हमने पढ़ा था। फिर डायरेक्ट टैक्स क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाता है, ये पढ़ा था हमने। फिर इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो वैट हट जाता था, वैट की जगह पर जीएसटी ने कन्वर्टेशन ले लिया था। सेल टैक्स की जगह पे, सर्विस टैक्स की जगह पर अभी जो टैक्सेस वसूल किए जाते हैं तो पहले हम अलग अलग टैक्सेस के नाम पे जो वसूल करते थे अब उनको सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता है, जीएसटी। व्हाट आर द मेजर स्टेट टैक्स इन इंडिया? तो इट इंक्लूडिंग द स्टेट फूड एंड सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन। तो ये मेजर यानी इससे ज्यादा पैसे वसूल किए जाते हैं। कस्टम ड्यूटी होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सीजीएसटी क्या होता है और आईजीएसटी क्या होता है? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाता है। लाइक भारत के ये सब चीजें हमने देखा था। देन उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन ये भी हमने देखा है। टैक्स पे ही कितने होते हैं 0% का, ये चार्ट भी हमने देखा था। उसके बाद अब आ जाते हैं कि एग्जाम people working as an employee and earning a salary get a some exemption। सैलरी इंक्लूडिंग अ बेसिक पे ये भी हमने देखा, हाउस रेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सारी चीजें मिल जाती है। अ सैलरी इंडिविजुअल हैज सम एग्जम्पशन। उसके अंदर रेंट अलाउंस हम लोग को क्या हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। कभी कभी जो कंपनी हमको अपॉइंट करती है वही हमारा रेंट पे करती है। डिडक्शन होता है कि जिसकी सैलरी 50,000 तक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन हम 50,000 कर सकते हैं। कितना कमा रहा है वो 5 लाख रुपए तक के अंदर कमा रहा है तो 5 लाख के ऊपर अगर कमा रहा है तो हम 50,000 तक का डिडक्शन देते हैं। मैंने इससे भी आपको बताया एटी डी किस लिए होता है और एटी ई के अंदर क्या है। एटी डी हो जाता है प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस, जहाँ पे इसको याद रखो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी टैक्स डिडक्शन होंगे वो एटी डी के अंदर जाएंगे। एटी ई के अंदर हम एजुकेशनल लोन, डिडक्शन, इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह हम लोग क्या करेंगे। ई फोर याद रखो, आई से इंटरेस्ट की जगह ई से इंटरेस्ट याद रखो तो एटी ई का आपको सेक्शन अच्छे से याद हो जाएगा। एटीईई डिडक्शन यानी ई तो है इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ अ होम लोन। एटीसी, एटीसी क्या कहलाता है? दिस सेक्शन अलाउ द डिडक्शन अप टू 1,50,000 द इंडिविजुअल हैव इन्वेस्ट इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ डिडक्शन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। यानी अगर वो गवर्नमेंट के किसी भी पार्ट्स में अगर पैसा इन्वेस्ट करता है तो वहां पर उसको एटीसी का भी बेनिफिट मिल जाता है। ओके, फिर ये भी हमने देखा था पैरामीटर्स, फाइनेंशियल ईयर और असिस्टेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं, असिस्टेंट ईयर किसे कहते हैं? आईटीआर का फॉर्म कब हुआ था? इट इज अ फिल आउट। आईटीआर का फॉर्म यानी हम लोग को एक स्पेसिफिक फॉर्म भरना होता है। देन इट इज अ मैंडेटरी। इट इज समवन वांट टू अवेल द एनी लोन, जिसका किसी का लोन चल रहा है सच एज द हाउस लोन और द कार लोन, तो आईटी फॉर्म इसके लिए कंपलसरी हो जाता है। यस, आईटी फॉर्म इसके लिए क्या हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि अगर आपको आईटी फाइल करवाना कंपलसरी कहते हैं हम लोग, आईटी फाइल क्यों करवाना कंपलसरी होता है? ताकि हमको पता चल सके कि ये
मतलब पर्सन की इनकम जेन्युइनली कितनी है और क्या है और कैसे चल रहे हैं। इनकम टैक्स बेसिक कंसेप्ट आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 इसके कंसेप्ट दिए हुए थे कि जो पर्सन इतना कमा रहा है तो उसको ये वाला फॉर्म भरना पड़ेगा, आईटीआर 2 का फॉर्म किसको भरना, आईटीआर 3, ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम पे देख ली थी। बस एक छोटा सा रिवीजन दिखा रही थी मैं आपको। यहाँ से भी हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारी चीजें कंप्लीट हुई थी ना। फिर उसके बाद आ जाता है एडिशनल कंडीशन हैज बीन रेसिडेंट इन इंडिया। ये भी हमने देखा था कि इंडिया में 730 दिन रहेगा तो कितना पे करेगा। मिस्टर जोसेफ का एग्जांपल देखा था। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर ए इज अ नॉन रेसिडेंट earned 36,000 as an interest on the German development bond. Of this, he receive a 1/6 in India, जिसमें से वो अपना 1/6 हिस्सा जो है इंडिया में पेमेंट ले रहा। द अमाउंट टू बी इंक्लूडेड एज अ इंटरेस्ट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ हिज ग्रोस टोटल इनकम। आंसर ₹6,000। 1/6 हमने कर लिए तो 6 6 36। ओके। अब ये जो आता है इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम द बिजनेस है और प्रोफेशन है, और इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन है, और इनकम फ्रॉम द अदर सोर्स है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये कौन सी इनकम हो गई। वो नॉन रेसिडेंट है, इंडिया में तो नहीं है, मतलब इंडिया का तो रहने वाला नहीं है, बाहर का रहने वाला है, लेकिन वो इंडिया आया हुआ है। तो इंडिया आने पर उसकी जो सैलरी बनी थी एज अ कमीशन, जो भी उसका रेम्यूनरेशन था, तो उसका 1/6 हिस्सा उसको इंडिया में दे दिया गया कि ले बेटा तू खा ले इंडिया में जाकर। तो टोटल इनकम का 6,000 रुपया उसको मिल गया। अब 6,000 रुपया उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन होगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। कोई बता सकता है मुझे क्या होगा। मिस्टर एक्स एक अनिवासी ने जर्मन विकास बांड पर ब्याज के रूप में 36 कमाए। इसमें उन्होंने भारत में 1/6 प्राप्त किया। उसकी शकल कुल आय के परिश्रमिक के लिए ब्याज के रूप में शामिल की जाने वाली राशि 6,000। द्वितीय, तो ये वेतन से आया, ये गृह संपत्ति से आया, व्यापार या पेशे से आया, पूंजीगत लाभ से आया, अन्य तरह से आया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एनी अदर मेघा। यस, मेघा इज द राइट पर्सन। किसी और ने ट्राई क्यों नहीं किया। देखो क्या होता है पता है, देखो सैलरी मतलब को इनकम, मेरे पैसे, मेरे पास पैसा आ रहा है ना, मेरे पास पैसा आ रहा हिंदी पर। मिस्टर एक्स एक अनिवासी ने जर्मन विकास बांड पर ब्याज के रूप में 36,000 कमाए। इसमें उन्होंने भारत में 1/6 प्राप्त किया। उसकी शकल कुल आय के परिश्रमिक के लिए ब्याज के रूप में शामिल की जाने वाली राशि 6,000 है। तृतीय, वो आया है, वेतन आय है, गृह संपत्ति से आए हैं, व्यापार या पेशे से आए हैं, पूंजीगत लाभ से आया है, या अन्य स्रोतों से आया। बता रही हूँ मैं बेटा। तो देखो यहाँ पर हम लोग इनकम देखते हैं, इनकम आ रही है तो इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर बंदे को सैलरी मिल रही है कि बाबा तुम्हारी सैलरी है तो तुम पूरी सैलरी ले लो, जब तुम जॉब करोगे तो तुमको सैलरी मिलेगी, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, फिर वो किधर भी रह के कमाए। ओके। देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर तुम्हारे पास एक घर है या 4 घर है, एक घर में तुम खुद रहते हो, बाकी के 3 घर तुमने रेंट पे दे रखे, उसका रेंट आ रहा है, तो वो तुम क्या कहोगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, या तो तुमने कोई डील की, या तो तुमने किसी के साथ कुछ बिजनेस के अंदर कुछ चीजें की, तो उसकी वजह से तुम्हें कमीशन मिल गया, तुम्हें इंटरेस्ट मिल गया, तो इट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन, अगर आपने किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किया और वो पैसा जो है आपका इंक्रीज होता जा रहा है, तो यहाँ पर आपने कैपिटल के जरिए से पैसा कमाया, इन्वेस्ट करके पैसे कमाया, तो इट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, या किसी अन्य जरिए से आया तो उसे हम कहेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये जो आएगी, ये इनकम दोनों टाइप में आ सकती है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और या तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि वी डोंट नो दैट कि वो कौन सा काम कर रहा है। उसने एज अ इंटरेस्ट लिया रेम्यूनरेशन, ग्रॉस टोटल इनकम पे उसकी जो भी इनकम आ रही थी उसके ऊपर उसको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला, तो ये क्या हो जाता है, इंटरेस्ट से कमीशन का नाम जब भी आएगा, हाँ, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोफेशन भी कह सकते हो और अदर सोर्स है। अदर सोर्स ऐसा होता है कि आप अपना बिजनेस छोड़ के किसी और बिजनेस में जब पैसा लगाते हो, वहां से जब आपको इनकम आती है, इट इज कॉल्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है। अब आ जाता है अलावेंस पे, देखा, हाँ,
Income from salary, important point, compensation received by the any employee from the his employer or termination of a job. Profit in lieu of the salary pension received by the widow of an employee. Income from other source, foreign allowance of renting a service abroadly. Fully exempt from the tax, children hostel. देखो तृतीय, वेतन से आय महत्वपूर्ण बिंदु कर्मचारी द्वारा अपनी नियोक्ता से नौकरी की संपत्ति पर प्राप्त मुआवजा। वेतन की एवज में लाभ, कर्मचारी की विधवा द्वारा प्राप्त पेंशन, अन्य स्थितों से आय, विदेशी में सेवाएं प्रदान करने के लिए विदेशी पत्रकार के पूरी तरह छूट चिल्ड्रन हॉस्टल को मिलती है। बेटा यहाँ प्रॉफिट नहीं हुआ ना बेटा, नो बिजनेस प्रॉफिट इज अ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रॉफिट, बिजनेस के अंदर अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, आप कोई भी तरह का बिजनेस स्टार्ट देखो, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर आप बिजनेस के अंदर आपको सिर्फ प्रॉफिट भी नहीं होगा, आपको इनकम भी आएगी, आपको कमीशन भी मिलेगा, आपकी डेवलपमेंट होगी, तो इट इज कॉल्ड अ बिजनेस फॉर प्रोफेशन। ओके डियर। अब यहाँ पे होते हैं अलावेंस, एग्जाम अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन ऑफ कंपनसेशन रिसीव एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट 5 लाख रुपीज। सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर हो जाता है रिसीव बाय द वर्किंग पार्टनर। ओके, रिसीव वर्किंग पार्टनर फ्रॉम द फर्म इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन। पेंशन रिसीव बाय द, देखो यहाँ पर उसने मेंशन किया है, रिसीव बाय द वर्किंग पार्टनर फ्रॉम द फर्म इनकम from the business or profession. Pension received by the widow of a government employee. Income from the other sources. Profit on the sales of machinery used in the business. Income for the short term. हम उसे एज एक पूरा कंसेप्ट करना रहता है। तो सैलरी इंक्लूडिंग, सैलरी के अंदर क्या होता है, अलाउंस होते हैं, फुली टैक्सेबल अलाउंस भी होता है। ये कौन से होते हैं, डीएनए अलाउंस, मेडिकल, फिक्स मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, हिल अलाउंस, वार्डन अवॉरेंस, प्रोटेक्शन अवॉरेंस, ये सारी चीजें अलाउंस क्या हो जाते हैं, इसके अंदर कैलकुलेशन हो जाते हैं। यानी जो आपको यहाँ पर हम लोग के इसमें से पैसे कट कर सकते हैं, या गवर्नमेंट हमको इस तरह में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलीफ दे सकती है। वेतन में बढ़ते शामिल हैं पूरी तरह से कर अयोग्य भर्ती, टीवी, निश्चित चिकित्सा भर्ती, टिफिन भर्ती डी, नौकरी बताई ई, गैर अभ्यास भत्ता एक, पहाड़ी भत्ता जी, वार्डन भत्ता और प्रोटेक्टर भत्ता एच, गैर अभ्यास भत्ता, ये सारी चीजें एक चीजें आपको बता दी गई कि ये एग्जाम है कि नहीं। फुल्ली एग्जाम कौन कौन सा है, फॉरेन अलाउंस और सब्सिडरी अलाउंस, अलाउंस फ्रॉम यूनाइटेड नेशन स्कोप आपने देखा होगा। एग्जामिन लेस फॉलोइंग एक्चुअल HRA रिसीव rent paid less 10% salary, 50% salary of a house, other 40% salary for the HR including a basic salary plus DNA allowance, यानी आने जाने का खर्चा हो सकता है, कोई भी चीजों के खर्चे आपके जो है एग्जाम हो जाते हैं। फिर एग्जाम इज द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ पर होता है, लैंड पे लेट 10% सैलरी हो जाता है। अगर आप लैंड खुद पे कर रहे हो तो सैलरी में से आपको 10% डिडक्शन मिल जाता है। 50% सैलरी हाउस इज मेट्रोज अदरवाइज, अगर आप किसी सिटी वगैरह एरिया में रहते हो तो 50% सैलरी में से जाता है, और मतलब 50% का जो अलाउंस का आपको डिसाइड क्या होता है वो पूरा जाता है। 40% salary of our HRA including a falling basic salary. It is taken only if it is a per term or employee. TP fixed commission on turnover. स्पेशल अलाउंस फॉर मीटिंग द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ अ एम्प्लॉय। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो जाता है, एक्सेप्ट अप टू 100 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर द 2 चिल्ड्रन। देखो यहाँ तक आपको एजुकेशन जो होती है, गवर्नमेंट में जो जॉब करते होगे या आपके मतलब फादर मदर या कोई भी रिलेटिव, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन फ्री हो जाता है अप टू 2 चाइल्ड, फिर वो कहीं पे भी पढ़े। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिल जाता है 300 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर द मैक्सिमम ऑफ द 2 चाइल्ड। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल जाता है 1600 per month in case of a blind, deaf or dumb of a orthopedically handicapped, 3200 per month exempt हो जाता है। स्पेशल अलाउंस मीटिंग ऑफिशियल एक्सपेंडिचर ऑफ एम्प्लॉय सेक्शन 10 एंड ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस एंड यूनिफॉर्म अलाउंस। Yes. The value of a free accommodation in Delhi provided by the employee in the private sector, 15% of a salary expected of a employee। ये सारी चीजें आपको खाली एक नॉलेजेबल देने की थी कि आपको ये बेनिफिट मिल जाता है ये,
ये आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने पेपर में लिया है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, देखो रिटायरमेंट बेनिफिट होता है, ग्रेजुटी होती है, ग्रेजुटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है 1972 ग्रेजुटी एक्ट कवर द एम्प्लॉय एग्जाम्प्ट पोर्शन इज एट लीस्ट अमंग 1.15 days salary for every complete year of service or the part therefore in excess of a 6 month 2 point rupees 2 20 lakh, sorry 20 lakh gratuity actually received salary minus क्या हो जाता है बेसिक प्लस डीएनए अलाउंस 15 डेज सैलरी एटलीस्ट मंथ। यानी आपको क्या करना है, आपके सैलरी में से कुछ हिस्सा अगर आप सेविंग करते जाओगे तब आपको रिटायरमेंट ग्रेजुटी बेनिफिट ये सारे रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं। Employee not cover of the payment gratuity act 1972 at least of the following sum: half month average salary for every complete year, actual gratuity received salary plus basic है, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। Encashment of earning leave during the service fully taxable, after retirement maximum amount exempt हो जाता है। Compute pension government employee fully exempt, private employee exempt will be as a following: norm of a pension if gratuity received हो रहा है कि नहीं, it does not receive a gratuity, ये सारी चीजें बीच में आ जाती हैं। कंप्यूट पेंशन होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, क्या हो जाता है एग्जाम्प्ट हो जाता है। प्राइवेट एम्प्लॉय का एग्जाम्प्ट होता है विल बी एज फॉलो 1/3 ऑफ अ नॉर्म। प्राइवेट कोई कोई इंस्टीट्यूट होता है, यस, लाइक हाउस कार और फोन। और दूसरी चार चीज एक आपको बता दूं, हम लोग जब पेंशन की बात करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो अच्छे बेनिफिट मिल जाते हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो भी आजकल पेंशन वगैरह प्रोवाइड करने लगे हैं। इफ ग्रेजुटी रिसीव अगर वो करता है तो हाफ ऑफ द नॉर्मल पेंशन, इफ डज नॉट रिसीव द ग्रेजुटी डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी सेक्शन 161 एंड कैशमेट अलाउंस फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्रीज द फॉलोइंग, आपको रीज बता दी गई है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आते, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। क्वेश्चन गिवन इन द फॉर्मेशन रिलेटेड टू द हाउस, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको हो जाते हैं। तो यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर, marginal value of unrealized rent 40,000, market value of unrealized rent 40,000, what is the annual value of the house? Solution, देखो एक्सपेक्टेड रेट कितना है उसका रेंट, यानी स्टैंडर्ड रेट कितना है 160, एक्चुअल कितना है 20,000, सॉरी एक जीरो से पड़ गया 20,000 पर मंथ बोला तो उसे 10 महीने का हिसाब लगाया, ओके तो 2 लाख। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो गया 2 लाख, लेस म्युनिसिपल टैक्स उसमें से 30,000 कर लो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,70,000। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। Important point: rent from vacant plot of a land is accessible under the head income from the other source. Rent from the subletting chargeable under the head of a income from the other source. देखो एक रेंट है जो खाली पड़ा था, अब उसके ऊपर भी अगर आपने कुछ चीजें करने के लिए एसेसिबल दे दिया तो उसके ऊपर अगर कुछ इनकम आ रही है तो वो भी कैलकुलेशन होगी। रेंट फ्रॉम पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन इज accessible under the head of the profit gain from the business of the profession. Question: calculate the gross annual value of the detail. Municipal value 45,000, fair rent value 50,000, standard 48,000 and actual। तो इसमें हायर लोअर हायर हम करके लेते हैं। हायर लोअर और हायर में मतलब ग्रॉस कितना था 48,000। टू सेल्फ ऑक्यूपेशन प्रॉपर्टी विल बी नील, वन विल बी नील। 2019 डिडक्शन हाउस प्रॉपर्टी 1.30% नेट एनुअल वैल्यू। इंटरेस्ट ऑन द लोन पेड ईयर, अगर उसने इंटरेस्ट कुछ किया है तो 1/5 चला जाएगा। तो ये ऐसे कैलकुलेशन पार्ट होते हैं। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं जो आपको डीपली मैं अच्छे से बताऊंगी, जिसको हम लोग ने यूनिट वाइज कवर अप करने के लिए मैंने क्वेश्चंस बना के रखे। ओके, इनकम फ्रॉम बिजनेस और पेंशन प्रोफेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसके लिए, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है, डेप्रिसिएशन होते हैं कि कितनी वैल्यू से घट गई, कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई। तो उसके लिए हम लोग अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसका टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से डेप्रिसिएशन का अलाउंस भी कवर अप कर सकते हैं। व्यापार या पेशे से आय महत्वपूर्ण बिंदु, मूल्यह्रास का दावा करने के लिए मूल्यह्रास चार्ज करने की हासमान शोष विधि के आयकर अधिनियम 1961 के तहत अनुमति दी गई है। एक नए टेलीफोन स्थापित करने की लागत आयकर अधिनियम 1961 के तहत अन्यवासित महसूल को सेट ऑफ उद्देश्य के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। उत्तर: अनिर्देशित अवधि के लिए
भुगतान की अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक मोड का आयोग करें। Is this clear everyone? Please let me know. यहाँ तक सबको क्लियर है? Is this clear everyone? Please let me know. अब यहाँ पे जैसे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स है। अगर कॉस्ट इंडेक्सिंग बेनिफिट इज नॉट अलाउड टू द डिबेंचर इशू बाय द कंपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ द कंपनी बोनस शेयर अलॉटेड 1 अप्रैल 2000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो यहाँ पर ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए, कितना डिडक्शन है कितना नहीं। हाँ, आपको इसमें लर्न क्या रखना है, डिडक्शन का सेक्शन, सेक्शन डिडक्शन बहुत सॉरी इम्पोर्टेंट है। Section 54 Act shall not be allowed if the assessee on that date transfer owns more than one residential house. 54 EC maximum deduction 50 lakh. Sorry, just hold on. हिचकी, सो आपको पता है हिचकी क्यों आती है? एनीवन नो? आपको होता है? प्लीज लेट मी नो। आप लोगों को पता है हिचकी क्यों आती है? जैसे अभी मेरे साथ हुआ। एनीवन प्लीज गेस? कोई बता सकता है? नहीं जया, ये खाली ऐसे कहने की बात है। साइंटिफिकली क्या रीजन है हिचकी आने का? अच्छा टॉपिक है इसलिए मैंने बीच में से पूछ लिया। सो आई विल एक्सप्लेन यू। जब हमारा हार्ट जो हमारे ब्रेन तक है, ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन बीच में कहीं ना कहीं अगर रुकता है, ओके, तो ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से पानी जो है हमारी मतलब जो बॉडी में सर्कुलेशन होते हैं ना, स्पीड करंट जैसे पास होता रहता है, तो ब्लड जो है पास होता रहता है, तो हार्ट तक कहीं ना कहीं पहुंचने में उसको अगर डिफिकल्टी आती है तब हमको हिचकी आती है। इट इज अ मेन रीजन ऑफ अ हिचकी। तो याद रखो इस बात को। Now, income from other sources, it including a income from the following. देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अगर वो हॉर्स रेस मतलब जीता है, लॉटरी से मिला, डिविडेंड या इंटरेस्ट से पैसा मिला, तो वो किस में आ जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। दिस क्लियर? यहाँ पर उससे कुछ डिडक्शन है। हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट ऑडिट अंडर सेक्शन 44B। अगर कोई हफ है तो उनको नहीं है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल पेइंग अ रेसिडेंशियल एनी रेंट shall deduction income tax for the use any land and building or the boat if the rent exceeds 50,000 per month। अगर किसी की प्रॉपर्टी को लेकर अगर हम कुछ काम डील कर रहे हैं और उसके ऊपर पैसा कमा रहे हैं, तो 50,000 के ऊपर जब कमाएंगे तब हमको डिडक्शन है, अदरवाइज सॉरी फिर हमको टैक्स पे करना है, अदरवाइज नो डिडक्शन। पीडीएस का सेक्शन है सैलरी सेक्शन 192, डिविडेंड सेक्शन है 194, विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेस सेक्शन है 194 बीबी। From 2020 to 21, if the gross total income including interest is less than 5 lakh,
If you may deposit in the bank, post office term, fixed deposit, the total annual interest of the such account is less than 40,000. Bank and post office did not deduct a TDS up to 40,000. Bank and cooperative society will deduct a TDS when interest more than 40,000, other case 5,000. ठीक है, अगर कोई बंदा 5 लाख रुपए अपने बैंक अकाउंट में रखा है, ठीक है, और अगर उसका इंटरेस्ट वैल्यू जो है यानी 40,000 रुपए से कम, हाँ 30%, तो नहीं, यहाँ पर टीडीएस अलग कंसेप्ट है डियर, दोनों को मिक्स मत करो। यहाँ का टीडीएस देखो, एक बंदे ने यहाँ पे पैसे जो है 5 लाख रुपए अपने बैंक में जमा रख दी, तो साल भर के बाद जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगर उसकी इंटरेस्ट की वैल्यू 40,000 के ऊपर जाएगी, तब गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर टैक्स लागू करेगी। ओके, अगर यहाँ पर वो कमाया हुआ नहीं बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि 5 लाख रुपए उसने लेकर जाकर, उसको मिल गया, किसी ने दे दिया 5 लाख रुपए, उसने जाकर बैंक में रख दिया। अब वो बोला मेरा तो कुछ काम है नहीं, 5 लाख रुपए की बैंक रोलिंग करेगी, 5 लाख रुपए का अगर मेरा इंटरेस्ट जो है 1 साल का इंटरेस्ट 5 लाख के ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना बनेगा, कितना बनेगा मैक्सिमम? तो 10% देखने जाओगे तो भी मतलब उसका ये नहीं होगा, 10% तो नहीं मिलता, हम लोग को 1 या 2% देता है, तो 1% जो है 500 या 5,000 तक आ जाएगा। तो एग्जैक्टली जब इतना अमाउंट है, अगर 40,000 के ऊपर किसी का इंटरेस्ट जाता है तो उसको टीडीएस पे करना पड़ेगा। Agricultural income including a rent, revenue from the income from agriculture, income from making product fit to the market, income from salary product, income from slapping, seeding, income from the sales, replanting tree, कोई भी एग्रीकल्चरल को प्रोडक्ट को लेकर अगर आप बाइंग और सेलिंग करते हो और इसके अंदर गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम द ग्रोइंग द मैन्युफैक्चरिंग टी 60%, deemed to be agriculture income is 40% in the business income. Exempt income is special income is zone section 10 AA allowance 15 years dividend declaration unit trust of India or the mutual fund. 19 advance tax is payable in the previous year. Individual resident in chargeable under the head of the profit and gain of the business of profession. He is of the age of the 60 years or more at any time during the previous year. ड्यू डेट इज रिस्पेक्ट टू एडवांस टैक्स आर एस फॉलो। ऐसे से डेट होती है कि जैसे जैसे अगर आपने एग्रीकल्चरल किया तो जून के महीने में तक अगर आपका इनकम का कैलकुलेशन होता है तो आपको इतना परसेंट पे करना होता है, फिर इतना परसेंट, फिर इतना परसेंट, फिर इतना परसेंट। सेक्शन 80 के अंदर जैसा 80C में हमने देखा था, LIC प्रीमियम पेड बाय द टू रिस्पेक्ट ऑफ द सेल्स स्पाउस एंड सन एंड डॉटर कैन बी डिडक्शन अपॉन 1,50,000। Contribution to GIS, contribution to the government provident fund, free an additional deduction 50,000. Under section 80 CCT 1B is available to assess you over the benefit 1,50,000. Therefore, rising a maximum limit of the 2 lakh rupees. यानी अगर हमने कहीं पे भी कंट्रीब्यूशन किया, जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट की किसी भी एनजीओ को पैसा वगैरह दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमको इतना इतना बेनिफिट मिल सकता है। 80D के अंदर जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हेल्थ और इंश्योरेंस से रिलेटेड है, मैक्सिमम 50,000 तक जाता है। पेरेंटिंग के लिए सीनियर सिटीजन के लिए जो होता है, पेरेंटिंग के लिए 25,000 है, पेरेंट सीनियर है तो 50,000 है। सेल्फ फैमिली इंक्लूडिंग अ मैक्सिमम, यानी आप इतना जो है एक बजट बना के चल सकते हो। मेडिकल एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख लो। फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेल्फ फैमिली सीनियर सिटीजन विथ मैक्सिमम 50,000 है, सीनियर पेरेंट्स है तो 50,000 है, मैक्सिमम 50,000, यानी इन केस मेडिकल के लिए आपको जितना भी है 50,000 तक की बचत है, उसके अलावा जो भी पैसा है वो टैक्सेबल में होगा। 80DDD maintains including a medical treatment of dependent। 80DDB मेडिकल ट्रीटमेंट स्पेसिफिक डिजीज के लिए हो गया है, जैसा सेक्शन 80E में हुआ था, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द हायर एजुकेशन। सेक्शन 80EA इंटरेस्ट अप टू 1,50,000। ये इतने सारे आपको याद नहीं करने, इससे मैंने एक्स्ट्रा आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए किया। इज क्लियर? जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर, मिस्टर एक्स डोनेटेड 20,000 टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूट विच इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन 80G। एक ऐसे ट्रस्ट को पैसा दिया जिसके अंदर 80G का बेनिफिट मिलता है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19 हिज टोटल इनकम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 15 lakhs। हाउ मच?
1 lakh, sorry, 50 lakhs उसकी सैलरी. How much deduction he claim under section 80G? तो 7,500. तो क्यों? Donation of Kerala Chief Minister Drought Relief Fund can be including a donation 100% without a limit fee. 80G के अंदर रेंट पेड होता है एंड ऑल दिस थिंग. ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी बनाकर दे दिए ताकि आपको अगर फ्यूचर में सीए वगैरह की लाइन में भी अगर किसी से कुछ डिटेल लेनी देनी हो तो आप इसे देख सकते हो. इट इज नॉट अ कंपल्सरी बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए. उस हिसाब से मैंने आपको दे दिया. तो देखो एग्जाम्पल ऑफ 50% डिडक्शन लिमिट नेशनल चाइल्ड फंड में या राजीव गांधी फंड में अगर आप पैसा डालते हो तो आपको 50% तक की छूट है. डिडक्शन फ्रॉम रेंट पे, अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आपको 80GG के थ्रू से बेनिफिट है. डोनेशन फॉर द साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट डिडक्शन 80GGA. दिस इज क्लियर. ये आपको सेक्शन पूछ सकता है इसलिए एटलीस्ट सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन जो सी डी वगैरह जो मैं भी आपको करा रही हूँ वो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे से कवर करो और इस चीज़ को रिकॉर्डिंग कर लो मतलब अपनी नोटबुक में. ओके. इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस मैंने कवर अप किए थे वो जो आपके सामने रखे. ओके. कल अभी हम देखेंगे. मैं सोच रही हूँ आज के लिए इतना बस. कल हम यहाँ पर आगे से यहाँ से देखेंगे कंपटीशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल. इंडिविजुअल की सैलरी के हिसाब से डिडक्शन क्या क्या होंगे वो हम देखेंगे. एनीथिंग एल्स, एनीवन, एनी डाउट? इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है. बीच में 2 दिन हमारे वेस्ट हो गए अदरवाइज हम कवर अप कर लेते. ठीक है. कोई दिन ऐसे भी होते इंशाल्लाह. चलो देख लेंगे. ठीक है एवरीवन. चलो बाय बाय एवरीवन. ओके. बाय एवरीवन. कल इंशाल्लाह आगे का पार्ट कन्वर्ट करेंगे. ओके.